हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद कुमार गोस्वामी और किशोरी देवी शिक्षक प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि हमारे संस्थान में एडमिशन की प्रक्रिया 2024 से 2026 बैच में एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और ये एडमिशन की प्रक्रिया आरसीआई द्वारा गाइडलाइन की जाती है। उसका एक डेट निश्चित रहता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग मनमानी से कभी भी किसी का एडमिशन कर सकते हैं। तो आरसीआई द्वारा डेट निकल चुका है, इसमें लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। बहुत से लोगों का, बहुत से बच्चों का नामांकन हमारे यहाँ हुआ है और अभी कुछ सीटें खाली हैं, जिसमें आप लोग अभी किसी को गाइडलाइन करके एडमिशन करा सकते हैं। कोई मित्र हो, सहपाठी हो या पारिवारिक कोई सदस्य हो, तो लगभग और 15 दिन का समय शेष बचा हुआ है। तो जल्दी करिए, क्योंकि फिर सीटें भर जाएंगी, उसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वीआई, एचआई और आईडीडी तीनों एरिया में 35 कुल मिला के 105 सीटें हमारे यहाँ पे हैं। अभी लगभग आधे सीटें भर चुकी हैं। तो ये एडमिशन से संबंधित जानकारी था। और आप लोगों को पता है कि मैं आईडीडी से विशेष शिक्षक हूं। आप लोगों को दिव्यांगता के कारण, उसके उपाय और शैक्षिक निहितार्थ, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो आज हम मिर्गी एक बीमारी है, हमारे सरकार द्वारा आरसीआई रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसके लिए 2016 में एक नया एक्ट बना हुआ है, जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 का जगह लिया। इसको नाम दिया गया आरपीडीडब्ल्यू एक्ट, राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि एक अधिकार है, जो दिव्यांगजन है उनका भी अधिकार है सामान्य जीवन जीने का। विशेष फैसिलिटी सभी सरकारी संस्थानों में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में, ऑफिसों में, उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा दिया गया है गाइडलाइन सरकार के द्वारा कि उनकी कोई असुविधा न हो। इसको ध्यान में रखते हुए नए बिल्डिंग्स बनाए जाएं, जहां पर कि उनका व्हील चेयर जा सके, जो चलने फिरने में अक्षम हैं या जो ब्लाइंड व्यक्ति हैं, उसके लिए, उनके लिए लिफ्ट में या सीढ़ियों पर विशेष इंडिकेशन लगे होने चाहिए, जिसे वे आसानी से समझ सके बिना किसी सहायता के। तो उसी का एक दिव्यांगता है मिर्गी। मिर्गी क्या है? एक सामान्य मस्तिष्क विकार है, जिसमें 2 या 2 से अधिक अकारण दौरे पड़ते हैं। मिर्गी में हमारा चेतना शून्य हो जाता है, अकारण दौरे पड़ते हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा कब दौरे पड़ जाएंगे। दौरे क्षणिक होते हैं, ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं, लेकिन वो जानलेवा भी हो सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति कभी किसी विशेष एरिया में जा रहा है या किसी विशेष रास्ता से जा रहा है, जहां पे गड्ढा वगैरह हो सकते हैं, सड़क के किनारे भी
पैदल व्यक्ति जा रहा है, उसको अगर दौरा पड़े, वहां पे गिर जाएगा, पानी होगा, तो क्या होगा? उस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो दौरे होते हैं ये बहुत ही डेंजरस होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। व्यक्ति खड़ा खड़ा गिर सकता है, उनको चोटें लग सकती हैं। ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसका कोई कारगर इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है। दौरे क्षणिक हाइपरसिंक्रोनस असामान्य न्यूरोनल गतिविधि के कारण होने वाली असतत घटनाएं हैं। विभिन्न प्रकार की तीव्र चिकित्सा और तंत्रिका संबंधी बीमारियों जैसे तीव्र स्ट्रोक, सेप्सिस या शराब वापसी के साथ घनिष्ठ अस्थायी संबंध में दौरे पड़ सकते हैं। हालांकि अधिकांश बरामदगी का कोई तत्काल पहचानने योग्य कारण नहीं होता है। मिर्गी को मोटे तौर में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अज्ञात हेतु मिर्गी, इसको माना गया है कि ये आनुवंशिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रवेश करता है। दूसरा है माध्यमिक या रोग सूचक मिर्गी, जो किसी ज्ञात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की चोट या विकार के कारण होती है, जैसे संक्रमण, स्ट्रोक, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट या सेरेब्रल डिसजेनेसिस। और क्रिप्टोजेनिक मिर्गी, जिसके एटियोलॉजिक कारक का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इडियोपैथिक और क्रिप्टोजेनिक मामले में मिर्गी के लगभग 70% मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेष 30% रोग सूचक है। दौरे का मुख्य लक्षण है। लक्षण हर व्यक्ति में और दौरे के प्रकार अलग अलग होते हैं। सभी व्यक्तियों में एक जैसे लक्षण नहीं होते हैं। फोकल दौरे, जब दौरे आपके मस्तिष्क के सिर्फ एक क्षेत्र में असामान्य गतिविधि के परिणाम स्वरूप दिखाई देते हैं तो उन्हें फोकल दौरे या आंशिक दौरे कहा जाता है। इसमें होता है चेतना की हानि के बिना फोकल दौरे। फोकल सीजर्स विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियस, यानी चेतना की हानि के बिना। एक बार इन्हें साधारण आंशिक दौरे कहा जाता था। ये दौरे चेतना की हानि का कारण नहीं बनते हैं। वे भावनाओं को बदल सकते हैं या चीजों को देखने, सूंघने, महसूस करने, स्वाद या ध्वनि के तरीकों को बदल सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हाथ या पैर जैसे शरीर के अंग का अनैच्छिक झटका लगना और झुनझुनी, चक्कर आना और चमकती रोशनी जैसे सहज संवेदी लक्षण भी हो सकते हैं। इसमें क्या होता है कि चेतना की हानि नहीं होती है। भावनाओं किसी चीज को सूंघने या देखने, महसूस करने या स्वाद या ध्वनि के तरीके को बदल सकते हैं। हाथ पैर के अंग का अनैच्छिक झटका लगना, झुनझुनी, चक्कर आना और चमकती रोशनी जैसे सहज संवेदी लक्षण भी हो सकते हैं। बिगड़ा हुआ जागरूकता के साथ फोकल दौरे, इसको क्या कहा जाता है? फोकल सीजर्स विदाउट इंपेयरल अवेयरनेस। इन दौरों में चेतना या जागरूकता में परिवर्तन या हानि शामिल होती है। जटिल आंशिक दौरे के दौरान आप अंतरिक्ष में घूर सकते हैं और अपने वातावरण पर सामान्य रूप से प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, या बार बार हाथ रगड़ने, चबाने, निगलने या हलकों में चलने जैसी हरकतें कर सकते हैं। फोकल दौरे के लक्षणों को अन्य न्यूरोलॉजिकल विकारों जैसे माइग्रेन, नार्कोलेप्सी या मानसिक बीमारी के साथ भ्रमित किया जा सकता है।
मिर्गी को अन्य विकारों से अलग करने के लिए गहन जांच और परीक्षण की आवश्यकता होती है। सामान्यीकृत दौरे, इसमें क्या है, ऐसे दौरे जो मस्तिष्क के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, उन्हें सामान्यीकृत दौरे कहा जाता है। सामान्यीकृत दौरे 6 प्रकार के होते हैं। अनुपस्थिति दौरे यानी एब्सेंस सीजर्स, इनमें पहले पेटिट मल दौरे के रूप में जाना जाता था, और जो अक्सर बच्चों में होता है। अंतरिक्ष में घूरने या सूक्ष्म शरीर की गतिविधि जैसे आंख झपकाने या होठ चटकाने से होते हैं। ये दौरे समूहों में हो सकते हैं और जागरूकता की थोड़ी हानि का कारण बन सकते हैं। टॉनिक दौरे क्या होते हैं? टॉनिक सीजर्स आपकी मांसपेशियों में अकड़न का कारण बनते हैं। आपकी पीठ, हाथ और पैरों के मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं और आपके जमीन पर गिरने का कारण बन सकते हैं। दुर्बल दौरे, एटोनिक सीजर्स, जिसे ड्रॉप दौरे के रूप में भी जाना जाता है। मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है व्यक्ति, जिसे आप अचानक गिर सकते हैं। इसमें चोट लगने की संभावना भी होती है। क्लोनिक दौरे, ये बार बार लयबद्ध झटकेदार मांसपेशी आंदोलन से जुड़े होते हैं। ये दौरे आमतौर पर गर्दन, चेहरे और बाहों को प्रभावित करते हैं। क्लोनिक दौरे में, माइक्लोनिक दौरे में क्या होता है, आपके हाथ और पैरों के अचानक संक्षिप्त झटके या मरोड़ के रूप में प्रकट होते हैं। टॉनिक क्लोनिक दौरे, जिन्हें पहले ग्रैंड माल दौरे के रूप में जाना जाता था, मिर्गी के दौरे का सबसे नाटकीय प्रकार है और इससे अचानक चेतना की हानि हो सकती है। शरीर अकड़ सकता है और हिल सकता है। कभी कभी मूत्राशय पर नियंत्रण खो सकता है या आपकी जीभ कट सकती है। ये 6 इसके दौरे थे, 6 सीजर्स थे। जोखिम क्या है? मिर्गी के लिए एक रिपोर्ट किया गया जोखिम कारक मिर्गी का पारिवारिक इतिहास है। रोग सूचक मिर्गी के लिए रिपोर्ट किए गए जोखिम कारकों में प्रसव पूर्व या प्रसवकालीन प्रसूति संबंधी जटिलताएं, समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन, नवजात श्वासावरोध शामिल है। इसके रीजंस क्या है? हाल के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रसूति संबंधी जटिलताओं या नवजात श्वास रोध के प्रभाव से पर अधिक जोर दिया गया होगा। समय के पहले जन्म, कम जन्म का वजन और नवजात दौरे स्वतंत्र जोखिम कारक के साथ साथ अंतर्निहित बीमारी के भी मार्कर भी हो सकते हैं। अन्य कारणों में दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संक्रमण, सेरोब्रोवास्कुलर रोग, मस्तिष्क ट्यूमर और न्यूरोडीजेनरेटिव रोग शामिल है। विकास संबंधी विकलांगताएं अपने आप में मिर्गी के लिए जोखिम कारक नहीं है, लेकिन वे दौरे के विकार से जुड़ी हो सकती है। हाल के आंकड़ों से क्या पता चलता है कि प्रसवकालीन समस्याएं होने के चलते ज्यादा इसके चांसेस रहते हैं, और इसके बाद मस्तिष्क की चोट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का संक्रमण, मस्तिष्क ट्यूमर, ये सब के चलते ये हो सकते हैं। अब आगे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यह क्या है? एक सूजन संबंधी डिमाइलेटिंग स्थिति है, जिसे आमतौर पर प्रकृति में
ऑटो इम्यून माना जाता है। एमएस वाले लोगों में प्रतिरक्षा ट्रिगर अज्ञात है, लेकिन लक्ष्य माइलिनेटेड सीएनएस ट्रैक्ट है। सूजन वाले क्षेत्रों में रक्त मस्तिष्क का बाधा टूट जाती है और माइलिन का विनाश होता है। साथ ही एक्सोनल क्षति, ग्लियोसिस और स्क्लेरोटिक सजीले टुकड़े का निर्माण होता है। सीएनएस सफेद पदार्थ में किसी भी स्थान पर बन सकते हैं। इस प्रकार नैदानिक प्रस्तुतियां विविध हो सकती है। एमएस में लगातार घाव बनने से अक्सर शारीरिक दिव्यांगता हो जाती है और अक्सर नहीं। संज्ञानात्मक गिरावट हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लक्षण क्या क्या हैं? अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग इसके लक्षण हो सकते हैं। एक या अधिक अंगों में शून्यता या कमजोरी, जो आमतौर पर एक समय में आपके शरीर की एक तरफ या आपके पैरों और धड़ में होती है। इस बीमारी से क्या होता है कि एक या अधिक अंगों में शून्यता होती है या कमजोरी होती है। बिजली के झटके की अनुभूति जो गर्दन के कुछ हिलने डुलने पर होती है, विशेषकर गर्दन को आगे की ओर झुकाने पर। जब हम गर्दन को आगे की ओर झुकाते हैं तो बिजली के झटके जैसी अनुभूति होती है। कंपकपी समन्वय की कमी या अस्थिर चाल, दृष्टि संबंधी समस्याएं भी आम है, जिनमें शामिल है क्या? दृष्टि की आंशिक या पूर्ण हानि, आमतौर पर एक समय में एक आंख में, अक्सर आंख हिलाने के दौरान दर्द के साथ, या लंबी दोहरी दृष्टि या धुंधली नजर। इसके साथ और क्या है? अस्पष्ट भाषण, थकान, चक्कर आना, आपके शरीर के कुछ हिस्सों में झुनझुनी या दर्द, यौन, आंत्र और मूत्राशय के कामकाज में समस्याएं, ये भी इनके लक्षण में शामिल हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्लिनिकली आइसोलेटेड सिंड्रोम, CIS कहा जाता है। यह एक एकल पहला एपिसोड है जिसके लक्षण कम से कम 24 घंटे तक रहते हैं। यदि बाद की तारीख में कोई अन्य प्रकरण होता है तो डॉक्टर रिलैप्स रिमिटिंग एमएस का निदान करेगा। रिलैप्स रिमिटिंग एमएस क्या है? यह सबसे आम रूप है जो एमएस से पीड़ित लगभग 85% लोगों को प्रभावित करता है। इसमें क्या है? नए या बढ़ते लक्षण के एपिसोड शामिल होते हैं, जिसके बाद छूट की अवधि होती है, जिसके दौरान लक्षण आंशिक रूप से या पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। प्राइमरी प्रोग्रेसिव एमएस, इसमें क्या है? लक्षण धीरे धीरे बिगड़ते हैं बिना किसी शुरुआती रिलैप्स या छूट के। कुछ लोगों को स्थिरता के समय और ऐसे समय का अनुभव हो सकता है जब लक्षण बिगड़ते हैं और फिर बेहतर हो जाते हैं। एमएस से पीड़ित लगभग 15% लोगों में पीपीएमएस होता है। द्वितीय प्रगतिशील एमएस, सबसे पहले लोगों को रोग के पुनरागमन और निवारण के दौरों का अनुभव होगा, लेकिन फिर रोग लगातार इसमें बढ़ते रहता है। इसका विश्वव्यापी वितरण इसके कारण का केवल एक अप्रत्यक्ष प्रतिबिंब हो सकता है। इसमें कुछ पर्यावरणीय कारकों को शामिल करता है जो अक्षांश के साथ बदलते हैं और किसी विशिष्ट एटियोलॉजी के सुराग की खोज में कम से कम 3 अलग अलग तरीकों से व्याख्या की जा सकती है। सबसे पहले क्या है? पर्यावरणीय जोखिम कारक। उष्णकटिबंधीय जलवायु की तुलना में समशीतोष्ण जलवायु में यह रोग अधिक होता है। दूसरा क्या है? ऐसा कारक उष्णकटिबंधीय जलवायु में अधिक आम हो सकता है
जहां यह कम उम्र में प्राप्त होता है और परिणाम स्वरूप इसका प्रभाव कम होता है। तीसरा क्या है, सभी क्षेत्रों में एक समान हो सकता है, लेकिन इससे प्राप्त होने या लक्षणों के प्रकट होने की संभावना या तो समशीतोष्ण जलवायु में मौजूद कुछ बढ़ाने वाले कारक द्वारा बढ़ जाती है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मौजूद सुरक्षात्मक कारक द्वारा कम हो जाती है। इसमें और क्या है, संक्रमण, जिसमें खसरा और एपस्टीन बार वायरस जैसे कई वायरल संक्रमण शामिल है। जलवायु और सौर स्थितियां, रहने की स्थिति, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, आहार और जो खा रहे हैं, ट्रेस तत्व। अब यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है कि एमएस के एटियोलॉजी में आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों की कुछ परस्पर क्रिया शामिल है। नस्ली या जातीय प्रतिरोध के साक्ष्य एमएस परिवार के सदस्यों के बीच बढ़ता जोखिम और ऊंचा मोनोजाइगोटिक जुड़वा समवर्ती दर सभी रोग के अधिग्रहण में आनुवंशिक योगदान का पक्ष लेता है। विभिन्न जो दिव्यांगता होती है उनमें आनुवंशिक फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जिन अध्ययनों से यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है वे यह संकेत देते हैं कि आनुवंशिकता एमएस की घटना को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकती है। इस तथ्य से रेखांकित होता है कि मोनोजाइगोटिक जुड़वा के किसी भी जनसंख्या आधारित अध्ययन में 30% से अधिक की समवर्ती दर नहीं पाई गई है। अब है दुष्टांत, इसको कहा जाता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया क्या है, एक बहुत ही जटिल, अत्यधिक परिवर्तनशील न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट विकार है जो अनैच्छिक मांसपेशियों संकुचन द्वारा विशेषता है। डिस्टोनिया बेसल गैंग्लिया के असामान्य कामकाज के कारण होता है जो मस्तिष्क का एक गहरा हिस्सा होता है जो गति के समन्वय को नियंत्रित करने में मदद करता है। मस्तिष्क के ये क्षेत्र जो है गति और तरलता को नियंत्रित करते हैं और अवांछित गतिविधियों को रोकते हैं। डिस्टोनिया के मरीजों को अनियंत्रित घुमाव, दोहराव वाली हरकतें या असामान्य मुद्रा और स्थिति का अनुभव हो सकता है। ये हाथ, पैर, धड़, चेहरा और स्वर रज्जु सहित शरीर के किसी भी हिस्से को प्रभावित कर सकता है। डिस्टोनिया में क्या है कि हाथ, पैर, धड़, चेहरा किसी भी हिस्से को ये प्रभावित करता है। शरीर के प्रभावित हिस्से के आधार पर डिस्टोनिया दैनिक कार्यों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि गर्दन की मांसपेशियां प्रभावित होती है तो रोगी को चबाने और निगलने में कठिनाई हो सकती है। जब वह खा रहा है तो उसको चबाने में और निगलने में कठिनाई होती है। हालांकि जीवन के लिए खतरा नहीं है, लेकिन विकार की अनैच्छिक प्रवृत्ति शर्मनाक हो सकती है, जिससे कुछ व्यक्तियों में भावनात्मक परेशानी या अवसाद हो सकता है। संयुक्त राज्य भर में कई स्थानीय सहायता समूह हैं जो इनमें से कुछ मुद्दों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इस विकार से निपटने की चुनौतियों के कारण होने वाले मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए रोगियों को अलग से इलाज कराने की आवश्यकता होती है। यह कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। अब है ALS, लू गेहरिक्स रोग। ये क्या है? हेमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। यह भी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, जो हमारा बैकबोन है और माइंड है, इसमें तंत्रिका कोशिकाओं को प्रभावित करती है। एमायोट्रोफिक ग्रीक भाषा शब्द से आया है। ए का मतलब नहीं है
मायो मांसपेशियों को संदर्भित करता है, और ट्रॉफी का अर्थ होता है पोषण। कोई मांसपेशी पोषण नहीं। जब किसी मांसपेशी को कोई पोषण नहीं मिलता है तो वह क्षीण हो जाता है या नष्ट हो जाता है। किसी पेड़ को हम पानी नहीं देंगे, पोषक तत्व नहीं देंगे तो क्या होगा? लगा देने से वो नहीं लग पाएगा, वो सूख जाएगा। उसी तरह से हमारी मांसपेशियां हैं, उनको पोषण नहीं मिलता है तो वह या तो क्षीण हो जाती है या नष्ट हो जाती है। पार्श्व किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी के उन क्षेत्रों को पहचान करता है जहां मांसपेशियों को संकेत और नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के हिस्से स्थित होते हैं। जैसे जैसे यह क्षेत्र खराब होता है, इससे क्षेत्र में घाव या सख्त होना हो जाता है। मोटर न्यूरॉन्स मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी तक और रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में जो मांसपेशियां, हम पहले भी बताए हैं कि हमारा रीढ़ की हड्डी है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, और ये मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीछे से जो बैकबोन होता है हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगर इसमें कोई समस्या होती है तो हमारा पूरा जो ढांचा है वो गड़बड़ा जाएगा, पूरा सिस्टम ठीक नहीं रह पाएगा। एलएस में मोटर न्यूरॉन्स का क्रमिक अधः पतन अंततः उसकी मृत्यु की ओर ले जाता है। जब मोटर न्यूरॉन्स मर जाते हैं तो मस्तिष्क की मांसपेशियों की हरकत शुरू करने और उसे नियंत्रित करने की क्षमता खत्म हो जाती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां क्रिया के क्रमिक रूप से प्रभावित होने के कारण लोग बोलने, खाने, हिलने डुलने और सांस लेने की क्षमता खो सकते हैं। स्वैच्छिक हरकतों के उदाहरण स्मार्टफोन तक पहुंचने या फुटपाथ से उतरने का प्रयास करना शामिल है। इस बीमारी के चलते हमें क्या क्या होता है? चलने या सामान्य दैनिक गतिविधियां करने में हमें कठिनाई होता है। लड़खड़ा कर जब हम चलते हैं तो लड़खड़ा कर गिर सकते हैं। आपके पैर या टखनों में कमजोरी होने लगती है। हाथ की कमजोरी या अनाड़ीपन, अस्पष्ट वाणी या निगलने में परेशानी, आपकी भुजाओं, कंधों और जीभ में मांसपेशियों में ऐंठन और फड़कन, अनुचित रोना, हंसना या जम्हाई लेना, संज्ञानात्मक और व्यवहारिक परिवर्तन, ये इसके लक्षण हैं। आगे है आपके सामने हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग HD, यह भी क्या है? एक आनुवंशिक विकार है जो मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के क्रमिक विघटन का कारण बनता है। यह व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को आमतौर पर उसके मुख्य कार्य वर्षों के दौरान खराब कर देता है और इसका कोई इलाज नहीं है। HD को सर्वोत्कृष्ट पारिवारिक रोग के रूप में जाना जाता है। ये जो रोग है HD, इसको पारिवारिक रोग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि HD वाले माता पिता के प्रत्येक बच्चे में दोषपूर्ण जीन विरासत में उन्हें मिल जाता है। इसकी संभावनाएं 50-50 होती है। इसके लक्षण में क्या होता है? ALS, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियां। 30 से 50 वर्ष की उम्र में मनुष्य में यह दिखाई देता है और 10 से 25 साल की अवधि में यह रोग भयंकर रूप से ग्रसित कर लेता है। अंततः कमजोर व्यक्ति क्या होता है? निमोनिया, हृदय विफलता या अन्य जटिलताओं का शिकार होता है। हर किसी में वह जीन होता है जो HD का कारण बनता है, लेकिन केवल वे लोग जिन्हें जीन का विस्तार विरासत में मिला है उनमें HD विकसित होगा और शायद यह उनके प्रत्येक बच्चे को पारित हो जाएगा। जिन लोगों को यह विरासत में मिला है उनमें यह रोग विकसित होने की संभावना ज्यादा रहती है। व्यक्ति की तर्क करने, चलने और बोलने की क्षमता मस्तिष्क से जनित यह बीमारी है तो क्या करता है? चलने, बोलने और तर्क करने की क्षमता को घटाता है। प्रभावित व्यक्ति में
बदलाव, मूड में बदलाव और अवसाद होता है, विस्मृति और बिगड़ा हुआ निर्णय, अस्थिर चाल और अनैच्छिक गतिविधियां, अस्पष्ट वाणी, निगलने में कठिनाई और महत्वपूर्ण वजन कम होना। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? वंशानुगत दोष के कारण होती है। यह एक ऑटोसोमल प्रमुख विकार है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को विकसित करने के लिए दोषपूर्ण जीन की केवल एक प्रति की आवश्यकता होती है, उसके बाद ये रोग ग्रसित कर लेगा। लिंग गुणसूत्रों पर जीन के अपवाद के साथ एक व्यक्ति को प्रत्येक जीन की 2 प्रतियां विरासत में मिलती है, माता से एक और पिता से एक क्रोमोजोम, और उसी क्रोमोजोम से ये प्रभावित क्रोमोजोम जो मिलते हैं जन्म के समय, तो उसी से प्रभावित व्यक्ति ये होता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है आनुवंशिक है। न्यूरोमस्कुलर रोग क्या है? जिसमें कई बीमारियां और शामिल है, जिसमें मांसपेशियों की कार्य प्रणाली को खराब कर सकती है। इसमें तंत्रिकाओं या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को शामिल करके मांसपेशियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जा सकता है। इसमें क्या होता है? इसके लक्षण में स्तब्ध हो जाना, दर्दनाक असामान्य अनुभूति, मांसपेशियों में कमजोरी, मांसपेशी शोष, मांसपेशियों में दर्द या मरोड़। इनको किन किन भागों में वर्गीकृत किया गया है? पूर्वकाल हॉर्न कोशिकाओं के रोग, जिसमें रीढ़ की हड्डी और मोटर तंत्रिका तंत्र के बीच का जो जंक्शन होता है वो प्रभावित होता है। मोटर और संवेदी तंत्रिकाओं से जुड़ी बीमारियां, न्यूरोमस्कुलर फंक्शन के विकार, माइस्थेनिया ग्रेविस और संबंधित मांसपेशियों के रोग, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और सूजन संबंधी मायोपैथी। रक्त विकार क्या है? यह भी आनुवंशिक बीमारी है जो हमें विरासत में मिलती है। इसमें असामान्य होमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता होती है। होमोग्लोबिन क्या है? हमारे शरीर में पाए जाने वाली लाल रक्त कोशिकाएं हैं। होमोग्लोबिन का कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेवार है। और थैलीसीमिया एक रोग है जो रक्त विकार के कारण होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं जो है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो व्यक्ति एनीमिया का शिकार होता है। आप लोगों को जैसा पता होगा कि जब कमजोरी का लक्षण होता है व्यक्ति का, या गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनका HB टेस्ट किया जाता है, होम्योग्लोबिन का अनुपात कितना है। तो जब 11 के आसपास रहता है तो लगभग सामान्य है, इसे 13 से अधिक होना चाहिए। लेकिन 10 से कम हो जाता है तो वह असामान्य स्थिति होती है, यानी कि खून की कमी, जिसे एनीमिया हम कहते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं की कमी हो जाती है, और इसके परिणाम स्वरूप थैलीसीमिया से व्यक्ति प्रभावित होता है। इनमें उसकी त्वचा पीली हो जाती है, थकान होने लगता है, मूत्र का रंग जो होता है वो गहरा हो जाता है। यह वंशानुगत होता है, जिसका कारण है कि माता पिता के क्रोमोजोम्स में जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, उसी तरह से थैलीसीमिया भी रोग है। माता या पिता में किसी एक को हुआ है तो उसके बच्चे में ज्यादा होने की संभावना है। थैलीसीमिया में अल्फा ग्लोबिन जीन में कम से कम एक में उत्परिवर्तन या असामान्यता होती है। बीटा थैलीसीमिया में बीटा ग्लोबिन जीन प्रभावित होते हैं। ये अल्फा और बीटा दो नाम से इसको वर्गीकृत किया जाता है। थैलीसीमिया बीटा में क्या है? जब आपका शरीर बीटा ग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, बीटा ग्लोबिन बनाने के लिए 2 जीन प्रत्येक माता पिता से एक विरासत में मिलते हैं। इस प्रकार थैलीसीमिया 2 गंभीर उप प्रकारों में से आता है, थैलीसीमिया मेजर और थैलीसीमिया इंटरमीडिया।
थैलीसीमिया मेजर क्या है? थैलीसीमिया मेजर बीटा थैलीसीमिया का सबसे गंभीर रूप है। यह कब विकसित होता है? जब बीटा ग्लोबिन जीन गायब हो जाते हैं तब। आमतौर पर बच्चे के दूसरे जन्मदिन से पहले यानी 1 साल से 2 साल के बीच में यह ज्यादा दिखाई देता है। इस स्थिति से संबंधित गंभीर एनीमिया जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इससे प्रभावित बच्चे क्या करते हैं? उद्यम मचाते हैं, उनका शरीर पीलापन हो जाता है, बार बार संक्रमित होते हैं, एक खराब भूख होती है उनकी, असफलता से सफलता, पीलिया, बढ़े हुए अंग, ये उसके लक्षण हैं। थैलीसीमिया का रूप आमतौर पर इतना गंभीर होता है कि इसके लिए रक्त की हमें जरूरत होती है। थैलीसीमिया इंटरमीडिया क्या है? यह एक कम गंभीर रूप है। यह दोनों बीटा ग्लोबिन जीन में परिवर्तन के कारण विकसित होता है। थैलीसीमिया अल्फा, उसके बाद है हीमोग्लोबिन एच। यह क्या होता है कि किसी व्यक्ति में 3 अल्फा ग्लोबिन जीन गायब हो जाते हैं या इन जीनों में परिवर्तन का अनुभव होता है तो हीमोग्लोबिन एच नामक बीमारी होती है। इनमें हड्डियों की समस्या होती है, गाल, माथा और जबड़ा सभी बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त हीमोग्लोबिन एच रोग का कारण बनता है पीलिया, अत्यधिक बढ़ी हुई तिल्ली और कुपोषण। हाइड्रोप्स फेटलिस, यह थैलीसीमिया का एक अत्यंत गंभीर रूप होता है जो बच्चों में जन्म से पहले होता है। इस रोग से ग्रसित बच्चे या तो मृत पैदा होते हैं या जन्म के कुछ समय के बाद मर जाते हैं। थैलीसीमिया और एनीमिया क्या है? थैलीसीमिया से एनीमिया की स्थिति जल्दी बन सकती है, क्योंकि बताया गया है कि थैलीसीमिया में क्या होती है कि लाल रक्त कोशिकाओं नष्ट होने लगती हैं, तो एनीमिया होता है, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन सभी अंगों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेवार होती हैं। तो हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? आदमी को चक्कर आने लगेगा, थकान होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी और कमजोरी होगी। इसके कारण बेहोशी हो सकती है और गंभीर मामले में अंग क्षति भी हो सकती है। थैलीसीमिया डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन बनाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं में वह पदार्थ जो आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, थैलीसीमिया से जुड़े बच्चों में उसके माता पिता से हस्तांतरित हो जाता है। और इसका मेन रीजन है जो विरासत में मिला हुआ है। ये उसी तरह से है अल्फा थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया। थैलीसीमिया का पारिवारिक इतिहास क्या है? यह बच्चों के माता पिता से बच्चों में फैलता है। सबसे अधिक अफ्रीकी अमेरिकियों और भूमध्य सागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई मूल के लोगों में यह होता है। आगे है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? इसमें हमारे शरीर से चोट लगने पे या सर्जरी होने पे असामान्य रक्त स्राव होता है, खून बहने लगता है। इसी बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। हीमोफीलिया टाइप ए, इसके मुख्य 2 प्रकार है, ए और बी। ये भी एक आनुवंशिक विकार है जो फैक्टर 8 प्रोटीन की कमी या कमी के कारण होता है। यह विरासत में मिला हुआ है। लगभग 1/3 ज्ञात मामलों में यह सहज
आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। हीमोफीलिया का संचरण एक्स क्रोमोसोम द्वारा होता है। यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव तरीकों से विरासत में मिला होता है। जैसा कि आप लोग जब साइंस में पढ़ेंगे तो माता से एक्स और पिता से एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं जो विरासत में बच्चों को मिलते हैं। तो महिलाओं में बीमारी के सक्रिय होने के लिए 2 हीमोफीलिया वाहक एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलने चाहिए, लेकिन पुरुषों में केवल एक एक्स गुणसूत्र होगा तो वह प्रभावित हो जाएगा। महिला को 2 गुणसूत्र विरासत में मिलते हैं, एक्स और एक्स, एक पिता से और एक माता से, जबकि पुरुष को अपने माता से एक्स और पिता से वाई 2 क्रोमोसोम मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि किसी बेटे को हीमोफीलिया से पीड़ित अपनी मां से एक्स क्रोमोसोम विरासत में मिलता है तो उसे हीमोफीलिया होगा, क्योंकि महिलाओं को 2 एक्स क्रोमोसोम प्राप्त होते हैं। हीमोफीलिया के 3 चरण होते हैं, हल्का, मध्यम और गंभीर, जो रक्त में फैक्टर 8 क्लॉटिंग प्रोटीन के अनुपात पर निर्भर करता है। हीमोफीलिया 6 से 49% हल्का होता है, जो मध्यम होता है वो 1 से 5% और गंभीर 1% से कम लोगों में होता है। इससे रोग से पीड़ित लोगों में दूसरे व्यक्तियों की तुलना में चोट लगने या सर्जरी होने में शरीर से खून बहुत तेजी से फ्लो होता है, तेजी से निकलता है, ज्यादा मात्रा में निकलता है, लंबे समय तक निकलता है। पहला प्रकरण केवल वयस्कता में हो सकता है। महिलाओं को अक्सर भारी मासिक धर्म का अनुभव होता है और बच्चे को जन्म देने के बाद रक्तस्राव, ज्यादा ब्लडिंग हो सकता है। मध्यम हीमोफीलिया में क्या है कि अनायास अधिक बार रक्तस्राव होता है। गंभीर मामलों में जोड़ों और मांसपेशियों में अनायास अपने आप रक्त बहने लग सकता है। जब गंभीर मामला होगा तब। हीमोफीलिया का निदान क्या है कि ऐसे परीक्षण हमें कराने होंगे कि ब्लड में थक्का जमने का, जब वायु के संपर्क में आता है तो थक्का जम जाता है, जिसी के चलते हमारा रक्तस्राव रुकता है, तो उसी की कमी होती है, उसी का परीक्षण हम कराते हैं। हीमोफीलिया प्रकार भी उसी तरह से है। हीमोफीलिया का कारक क्या होता है? गर्भावस्था, ऑटो इम्यून स्थितियां, कैंसर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं हंसिया के आकार की होती है। इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। सिकल रोग क्या है? सिकल सेल एनीमिया का लक्षण आमतौर पर 5 महीने की उम्र के आसपास बच्चों में दिखाई देते हैं। एनीमिया बच्चों में होने वाला एक सामान्य बीमारी है, इसमें से सिकल रोग कोशिकाएं आसानी से टूट जाती हैं और मर जाती हैं, जिससे आपके पास बहुत कम लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं 120 दिनों तक जीवित होती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल औसतन 120 दिनों तक होता है सिर्फ, और इसकी कमी से एनीमिया होता है।
दर्द की घटनाएं, यानी कि दर्द जोड़ों में, छाती में, पेट में, इस प्रकार का दर्द होता है। हड्डियों में दर्द होता है जो रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। और दर्द की तीव्रता अलग अलग होती है, कुछ घंटों से लेकर के कुछ हफ्तों तक। हाथों पैरों में सूजन, सूजन हंसिए के आकार की लाल रक्त कोशिकाओं के हाथों और पैरों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करने के कारण होता है। जो कोशिकाएं हंसिया के आकार की होती हैं तो रक्त में सुचारू रूप से संचारित नहीं हो पाती हैं। बार बार संक्रमण होना, विलंबित विकास या यौवन, किशोरों में यौवन देरी से होना इसका लक्षण है। नजरों की समस्या, दृष्टि समस्याएं भी इनमें होती हैं। इसके कारण क्या है? होम्योग्लोबिन में 4 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं। आमतौर पर 2 सब यूनिट जिन्हें अल्फा ग्लोबिन कहा जाता है और 2 सब यूनिट जिन्हें बीटा ग्लोबिन कहा जाता है। एचबीबी जीन बीटा ग्लोबिन बनाने के लिए निर्देश प्रदान करता है। सिकल सेल रोग वाले लोगों में होम्योग्लोबिन में बीटा ग्लोबिन सब यूनिट में से कम एक को होम्योग्लोबिन एस से बदल दिया जाता है। तो ये इतनी सारी विकलांगता, दिव्यांगता के बारे में आप लोगों को बताया गया और उससे होने वाली बीमारियां और इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है जो एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हैं। इनमें है मानसिक दिव्यांगता क्या है। इसके पास आपके पास 4 ऑप्शन हैं। शारीरिक कमी, दिमागी विकार, सामाजिक समस्या या दिव्यांगता की अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा दिमागी विकार। मानसिक दिव्यांगता के कितने प्रकार होते हैं? 3, 4, 5 या 2? आप लोगों को क्या बताया गया? बौद्धिक दिव्यांगता 4 प्रकार की होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। मानसिक मंदता के विकलांगता के सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? आंतरिक घाव, उत्पादन स्तर की कमी, जन्म से होने वाले विकार या परिवार की वातावरण। तो इसका होगा परिवार का वातावरण। मानसिक विकलांगता का सबसे उपयुक्त इलाज क्या हो सकता है? दवाओं का सेवन, चिकित्सा, थेरेपी या समर्थन समूह। इसका आंसर होगा चिकित्सा। मानसिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? भविष्य की योजना बनाना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, समर्थन और समय या परिवार का साथ। इसका सही आंसर होगा समर्थन और समय। विशेष शिक्षा दिव्यांगता क्या होती है? मानसिक दिव्यांगता, शैक्षिक कमी, शारीरिक कमी या सामाजिक दिव्यांगता। इसका होता है शैक्षिक कमी आंसर। विशेष शिक्षा विकलांगता में सबसे आम कौन सी समस्या होती है? डिसलेक्सिया, मोटर कमी, संघर्ष सामग्री या अधिशोधित विचार शक्ति। इसका आंसर होगा सही डिसलेक्सिया। इसके आगे है डिसलेक्सिया क्या है? गणित की कमजोरी, पढ़ाई में कठिनाई, भाषा की कमजोरी या याददाश्त की कमजोरी। आपको क्या बताया गया? भाषा की कमजोरी। विशेष शिक्षा विकलांगता के लिए सबसे सामान्य इलाज क्या होता है? चिकित्सा, थेरेपी या स्कूल में विशेष पाठ्यक्रम या
समर्थन समूह, इसका सही उत्तर होगा स्कूल में विशेष पाठ्यक्रम। डिसलेक्सिया के सबसे उपयुक्त उपाय क्या हो सकता है? शब्दों को ध्यान से पढ़ना, व्याकरण की सुधार, मैपिंग टेक्निक्स का उपयोग या स्पीच थेरेपी। तो इसका होगा सही आंसर मैपिंग टेक्निक्स का उपयोग। डिसलेक्सिया के प्रकारों में से सबसे सामान्य कौन सा है? डिसलेक्सिया, निराकरण, स्पेलिंग विकलांगता या डिसकैलकुलिया। इसका सही उत्तर होगा स्पेलिंग दिव्यांगता। डिसलेक्सिया में किस तरह की कमी होती है? भाषा, संग्रहण और आदर्शन, सादृशिक या गणित। तो इसका सही आंसर होगा भाषा। डिसलेक्सिया के प्रति समर्थन का मुख्य तरीका क्या होता है? अभ्यास करना, विशेष पाठ्यक्रम, समर्थन समूह या विवेकशील शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा समर्थन समूह। डिसलेक्सिया का परिणाम क्या हो सकता है? खाली गर्त की भराई, भावनात्मक परेशानी, असफलता या सभी विकलांगताओं में समान। इसका सही आंसर होगा असफलता। डिसलेक्सिया में प्रभावित व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उपचार की शुरुआत, अभ्यास का प्रारंभ, समर्थन और समय या परिवार का साथ। इसका सही आंसर होगा समर्थन और सही समय। तो आज के वीडियो में बस इतना है। आगे नए कॉन्सेप्ट, नए चैप्टर के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।